Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. We meet after a long time. I think after 10 days, we start our next class. In our previous class, we revised statics and probability. After that, we start a new chapter. This is our last chapter of this term. First term का हमारा last chapter होगा बच्चों, और chapter है 6th. टॉपिक कौन सा है? लाइंस एंड एंगल्स. लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों हम इस टर्म का. इसके बाद लगभग हमारा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म में हम देते हैं. 5th चैप्टर आपके सिलेबस में कट हो गया है क्योंकि सीबीएसई ने इस बार कुछ सिलेबस डिडक्ट किया है, तो 5th चैप्टर हम करवाएंगे नहीं. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट टर्म. ओके, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने जरूरी है. दिस बेसिक्स यू ऑलरेडी स्टडीज इन क्लास 6, 7, 8. इन क्लासेस के अंदर आप ये चीजें पढ़ के आए हो, बट फिर भी हम एक बार इनको रिवाइज करेंगे. बेटा अगर आपको डाउट्स हो तो वो उनको क्लियर करें, और ये भी समझना है तो दोबारा से भी मेरे से पूछ लें बेटा. ओके, तो सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सी बात आती है. फर्स्ट टॉपिक हमारा एंगल. एंगल क्या होता है बच्चों? सबको पता है कि कोई भी हम एक रे लेते हैं और एक दूसरी रे लेते हैं, और उनके बीच का जो मेजरमेंट होता है वो एंगल होता है. बट इसकी डेफिनेशन अगर आए तो क्या लिखेंगे? यानी ये दो रे है आपकी, एक ये रे और एक ये. मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये ए है और ये बी है. तो दिस इज अ रे, दिस इज अ रे. रे क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, तो दीज आर टू नॉन कोलिनियर. कोलिनियर मतलब एक रे तो मान ली ये है और एक इसके ऊपर ही बना लेते हैं वैसे रे, ये कोलिनियर हो जाएगा. यानी एक ही लाइन के ऊपर दोनों रे हो, तो ये दोनों नॉन कोलिनियर है, यानी ये अलग है और ये अलग है. दीज आर टू नॉन कोलिनियर रे. ठीक है, तो इन दोनों की यूनियन, दोनों मिल करके ये एंगल बना रहे हैं. तो दोनों अगर दो चीजें मिल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाएं तो उसको बोलते हैं यूनियन. अकेला आदमी अगर है तो यूनियन नहीं होगी बच्चों. ठीक है, तो ये दो रे है, तो कैसी रे है? नॉन कोलिनियर. और दोनों की यूनियन, दोनों मिल करके क्या बना रही है? एक एंगल बना रहे हैं. बस आप ये भी हो सकता है, मान लो ये एक रे है और एक ये रे है, बट ये कोई एंगल नहीं बना रही है अभी. तो क्या करेंगे इन दोनों में? और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि ये दो नॉन कोलिनियर रे है विद ए कॉमन वर्टेक्स. इन दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन. यानी जहां पर ये मीट कर रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट है. तो क्या डेफिनेशन हुई? Angle is the union of two non-collinear point which have a common vertex, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है. तो ये हमारी आज की फर्स्ट डेफिनेशन है. इसके बाद हम नेक्स्ट, बड़ा आसान सा टॉपिक है सारा ही आज का, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, बस हम रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों. ओके, देखिए ये हमने एंगल बना लिया. अब इसके बाद इंटीरियर ऑफ एन एंगल. अगर हमने ये एंगल बनाया है, ये एंगल, इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी या बी ओ ए, जो भी आप नाम देना चाहें. ये इसका इंटीरियर पार्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला पोर्शन. यानी इस एंगल के अंदर का ये हिस्सा हो जाएगा इंटीरियर ऑफ. और इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, तो एक्सटीरियर वो हो जाएगा जो इसके इंटीरियर में नहीं है. जो इस इंटीरियर पार्ट को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. तो ये दो टॉपिक भी शायद क्लियर है, बिल्कुल इजी टॉपिक है. After that, we read some more angles. The first angle is right angle. First of right angle, सबको पता है बच्चों, a angle whose measurement is 90 degree. अब मेजरमेंट का भी आप टॉपिक ले सकते हो कि किसी भी एंगल को अगर हम मेजर करते हैं, जो जितने भी एंगल, और एंगल किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में मेजर किया जाता है. ये मेजरमेंट का भी टॉपिक आप इसके बाद ले सकते हो. अब राइट एंगल. राइट एंगल एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री. अगर उसका मेजरमेंट क्या आ जाए बच्चों? 90 डिग्री अगर आ जाए तो वो राइट एंगल होता है. आफ्टर दैट एक्यूट एंगल. अब ये 90 ना होकर के अगर एंगल आपका 90 से कम हो जाता है बच्चों, 90 से कम कितना भी, ठीक है, 0 और 90 के बीच में अगर हो, ये आपका अक्यूट एंगल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अक्यूट एंगल. 90 से लेस देन 90. ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्ट्यूज 90 इधर है तो 90 से एक्स्ट्रा कर दो, आप ज्यादा कर दो. दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल. बिल्कुल सिंपल है. स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल बच्चों, मान लीजिए ये रे है आपकी, ये इनिशियल पॉइंट है वो,
आपने अभी एक ऐसा एक्यूट एंगल बनाया, एक राइट एंगल बनाया, एक ऑब्ट्यूस बनाया। अगर आप रे को इस तरह से कर देते हो, यानी अगर एंगल आपका बने 180 का, एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री अगर मेजरमेंट है तो आप उसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। आफ्टर दैट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्स क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ये एंगल है आपका AOB, ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? तो आपको पता है एक पॉइंट के अराउंड कितनी डिग्री का एंगल बनता है बच्चों? एक पॉइंट के अगर चारों ओर एंगल बनाएंगे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसी तरह से अगर ये 30 है तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स जो इसके एक्सटीरियर में है ये इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है? रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल निकालने का तरीका होता है 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री में से वो एंगल माइनस कर दो, जो भी एंगल है। यानी ये 30 अगर है तो 360 में से आप 30 माइनस कर देंगे तो 330, तो ये आ जाएगा आपका 330। कई बार ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि एक एंगल आपका ये फाइंड आउट करना है और फिर कह देगा कि इसका रिफ्लेक्स भी बताओ। ठीक है, तो ये एक नंबर में भी आ सकता है। मान लीजिए कोई एंगल AOB है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ AOB? तो यू राइट 360 माइनस AOB, ये इसका रिफ्लेक्स है। यानी 360 में से उस एंगल को माइनस कर दें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिफ्लेक्स का बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों इसके। नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। ये दो एंगल है बच्चे, हमेशा इनमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चों। पहले मैं बता देता हूँ दोनों अलग अलग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, फिर इनमें डिफरेंशिएट बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे कैसे इनको याद रखें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मान लीजिए बच्चों कोई भी दो एंगल है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। मान लीजिए आपका ये एक रे है, इनिशियल लाइन है आपकी OA, ठीक है, एक एंगल ये है आपका OB और एक एंगल है आपका ये OC। अब इस एंगल का और इस एंगल को हम ऐड करते हैं तो कितना सम आ रहा है बच्चों? 90 आ रहा है, तो दे मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर दो एंगल चाहिए बच्चों। कितने एंगल चाहिए? दो एंगल। तो जिनका सम अगर 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम अगर 180 हो तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में याद रखें। तो इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है बच्चों, अगर आप याद करना चाहें तो। अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ठीक है, बाकी मैंने बहुत बार देखा है जब कॉम्प्लीमेंट्री पूछते हैं तो बच्चे 180 बताते हैं, सप्लीमेंट्री पूछते हैं तो 90। दे आर कंफ्यूज्ड ऑलवेज। ओके, तो आप क्या करेंगे? मैं देखो, आप अल्फाबेट पढ़ते हो A to Z, तो सब पहले ये वर्ड है C और ये है S, ये है S। तो पहले अल्फाबेट्स में C आता है या S आता है? C आता है। और यहाँ पर एक का मतलब 90 डिग्री होता है, एक का 180 होता है। तो C 90 पहले आता है या 180? 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, यानी 90 पहले आता है तो C पहले आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पहले आएगा। 90 का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 बाद में आता है तो S बाद में आता है, C और S में से। तो 180 का मतलब सप्लीमेंट्री। तो ये भी आप याद रख सकते हो। आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन, वन मोर टॉपिक, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है? मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई भी एक एंगल है, मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये आपका OAB एंगल, AOB एंगल है। अगर आप इसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देते हो बच्चों, यानी कि एक रे और नहीं डाल दिया आपने इसके अंदर OP, अगर OP रे अगर इसके बिल्कुल बीच में से जा रही है, या इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दी, बिल्कुल दो बराबर हिस्से हैं ये, ठीक है, अगर दो बराबर हिस्सों में अगर इसको डिवाइड कर दी, इफ ए रे OP डिवाइड AOB एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, मीन दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, सो वी कैन से दैट दिस OP इज बाइसेक्टर ऑफ AOB। OP क्या कहलाएगा? OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंगल का क्या कहलाएगी? ये बाइसेक्टर कहलाएगी। तो शायद आपने ये सारे 11 टॉपिक मैंने बताए हैं,
अच्छे से समझ लिए होंगे बेटा। अगर कोई डाउट आए तो इनको रिपीट कर लें या मेरे से दोबारा से समझे। ये सारी चीज़ें आपकी बुक से हैं और लगभग पिछली क्लासेस में आपने रिवाइज की हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और रहते हैं बच्चों, थोड़े मैंने अलग लिखे हैं वो, और ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी 7th क्लास में आया था। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या मतलब बच्चों? मान लीजिए आपके पास एक एंगल है कोई भी, ओ, ये ए और ये यानी ए हो गया। एक एंगल और है इसके यहाँ रास्ते में से कोई, मैं ये नहीं कहा कि दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं बोला मैंने बिल्कुल। ये एंगल और है आपका एडजस्ट। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एक तो ये AOC और एक COB। दीज बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे बच्चों। लेकिन कब? इसकी कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1 देखो बच्चों, ये कोई भी एंगल है, ये इसकी आर्म होती है OA और OB, यानी इस एंगल की ये भुजाएं होती हैं OA और OB। ये आर्म है इसकी, क्या है? आर्म्स है इसकी, है दोनों। तो इस एंगल की आर्म्स कौन सी है? एक तो ये है OA और एक ये है, यानी इस एंगल की बात करें हम AOC की, तो इसकी ये दोनों आर्म्स हैं। और इस एंगल की बात करें ऊपर वाले की हम, इसकी आर्म कौन कौन सी है? ये और ये, यानी ये और ये, इस एंगल की आर्म्स। तो यानी ये आर्म्स है, ये जो आर्म है OC, ये दोनों एंगल के अंदर आया है, यानी OC इस एंगल को भी बना रही है और OC इस एंगल को भी बना रही है। यानी पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों एंगल की आर्म कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए एंगल की, एक कंडीशन ये। दूसरी, इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये वर्टेक्स सबका क्या होना चाहिए? कॉमन। यूनी एक एंगल यहाँ बना दिया आपने और ये आपने एक यहाँ बना दिया ऐसे, ये दोनों कॉमन नहीं, कॉमन होनी चाहिए बेटा, यानी वर्टेक्स इसका क्या हो? कॉमन। ठीक है। और बच्चों फर्स्ट क्या बताई मैंने, दोबारा से बता देता हूँ, यानी कि इनका वर्टेक्स कॉमन हो और एक जो आर्म है वो कॉमन होनी चाहिए, और जो अनकॉमन है इनको बोलते हैं अनकॉमन आर्म्स। ये भी क्या है? अनकॉमन आर्म्स। ये अनकॉमन आर्म्स है ना, ये कॉमन है। तो ये कॉमन के आइदर साइड होनी चाहिए, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी ये कॉमन के एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह से होनी चाहिए। 3 कंडीशन हो जाएगी। वर्टेक्स कॉमन, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए एंगल के अंदर, और तीसरी जो अनकॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड हो, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये आपका एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक और है लीनियर पेयर। ये बड़ा अच्छा सा समझ में आता है टॉपिक। मान लीजिए कोई भी आपकी एक ये लाइन है OA, इसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है बच्चों OB, तो इसका एक हम एडजेसेंट एंगल और बनाएंगे। देखो ऐसे बना देता हूं मैं एडजेसेंट एंगल ये वाला। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये एंगल और ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे? देखो दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, इस एंगल की आर्म ये है, इस एंगल की आर्म ये है, आर्म कॉमन है। दूसरी अनकॉमन आर्म कौन सी? ये अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन है, ये कॉमन है। तो ये क्या है? अनकॉमन एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें क्या कंडीशन है लीनियर पेयर की? लीनियर पेयर की कंडीशन जो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म, ये भी अनकॉमन है, ये अनकॉमन है, ये दोनों अपोजिट होती हैं एक दूसरे की। देखो ये अनकॉमन है, ये अनकॉमन, अपोजिट है क्या? ये एक इधर गई है, दूसरी इधर गई है, अपोजिट नहीं है। लेकिन इसमें क्या होती है? अनकॉमन एक आर्म इधर गई है और एक अनकॉमन आर्म इधर गई है, तो ये लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर में भी दोनों का सम हमेशा क्या होता है बच्चों? 180 होता है। मोस्टली ये यूज जरूरत पड़ेगी आपको। मान लो ये एंगल आपको 3x दे देगा, ये 4x दे देगा इस तरह से, या 5x दे देगा, और ये कहेगा कि लीनियर पेयर है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। तो लीनियर पेयर है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप 5 और 3 8x, इसको 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/8। इस तरह से जरूरत पड़ती है बच्चों। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए बच्चों जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो मैं आपको आज करवाऊंगा बच्चों इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे
और ये उस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पोर्शन है बच्चों, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बच्चों। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये टॉपिक आपका क्लियर ना हो आप आगे ना बढ़ें। इसको अच्छे से देखें, 2 बार 3 बार जितनी बार भी, अगर आपको डाउट आ रही है मेरे से पूछें, ठीक है। और मैं अभी तक जो करवाया है इसके ऊपर आज एक वर्कशीट आपको दूंगा, वो आपको वर्कशीट करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक करवाया है इसके ऊपर। अब जो करवा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट टाइम होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट, और देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, सम मोर टॉपिक, सम मोर की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, कुछ और की पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। ये ऐसा नहीं है बच्चों कि आपने कभी पढ़े ना हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार जरूरत पड़ेगी बेटा इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? ये पेयर में होते हैं बच्चों हमेशा। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रे है, कोई भी रे या लाइन कह देते हैं हम, लाइन है आपके पास और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो, और दूसरी लाइन फिर से एक स्ट्रेट है। 2 स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर कोई भी एंगल आप ले लो, 4 में से 4 एंगल होते हैं ये, इसके जो सामने का एंगल है, अपोजिट में जो इसके एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट। और इसी तरह इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये। इसके अंदर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जब मैं आपसे बाय द वे ये पूछूं, आप इसी का खुद आंसर सोचना एक बार। मान लीजिए एक आपकी ये लाइन है और एक लाइन इस तरह से बना देता हूं मैं आपकी ये। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि इसका, आप खुद सोच के देखिए 2-4 सेकंड के लिए, इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? इसका वर्टिकल अपोजिट बच्चे हमेशा ये बता देते हैं कि ये होगा, क्योंकि डायग्राम में बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। बट कंडीशन ये होती है, देखो बेटा ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्या ये लाइन स्ट्रेट है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे, बट ये इक्वल नहीं होंगे। तो याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट ये इक्वल नहीं है। इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों लाइन बिल्कुल क्या हो, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप वर्टिकली अपोजिट के बारे में कंफ्यूजन दूर कर लेंगे बेटा। और बार बार ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके 6 चैप्टर में, और बार बार आप कंफ्यूज होगे, सर ये तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल है, नहीं होंगे बिल्कुल, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल, मान लीजिए कोई भी एक लाइन है आपकी इस तरह से, और एक लाइन और है कोई भी इस तरह से, ठीक है। 2 मैंने कोई भी लाइंस ले ली, 2 कोई भी लाइंस ले ली बच्चों ने। अगर इन दोनों लाइंस को एक कोई भी लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, और कहां पर? 2 अलग अलग पॉइंट पर, ये यहां कट किया इसने, ये यहां कट किया, तो दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये ट्रांसवर्सल लाइन किसके लिए है? इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। यू नहीं इसका हमेशा नाम ही ट्रांसवर्सल, नो, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर दीज 2 गिवन लाइन। इन दोनों लाइनों के लिए अगर इसका नाम हम कहें तो ये ट्रांसवर्सल होगी बच्चों। तो ये आप अच्छे से ध्यान से समझ लें। और ये जरूर, कई बच्चे ये सोचते हैं ये ट्रांसवर्सल तभी होती है जब ये पैरेलल हो। ये ऐसा भी हो सकता है डायग्राम कि ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल भी हो सकती है, जो मैंने आपकी गिवन लाइन बोली है, ये लाइन। अब मान लो ये ले लिया, अब ये ट्रांसवर्सल है, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो या ना हो, ये दोनों कंडीशन को मैं साथ साथ लेके चलूंगा आप क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के बारे में समझ में आ गया होगा आपका। इसके बाद है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोरेस्पॉन्डिंग, देखिए बेटा, ये गिवन लाइन है, ये भी एक गिवन लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, इसको यहाँ, ये ऊपर का एंगल है इधर, 1 नंबर एंगल, तो इसमें सेम कोरेस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल सेम, जैसा इधर वैसा इधर। ये ट्रांसवर्सल ने इस लाइन के साथ जो बिहेव किया, जो एंगल बनाया, ऐसा ही एंगल ये ट्रांसवर्सल कहां बना रही है? सोचिए, यहां बना रही है बच्चों। ये क्या होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 and 2 मैंने इक्वल नहीं लिखा यहाँ पर, 1 और 2 ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। आपसे पूछे 1 का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो आप कहेंगे 2 है।
बट इसी को अगर हम पैरेलल लाइन के अंदर ले आए, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है। तो 1 का कोरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? 2। बट अगर लाइंस पैरेलल हो तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल फिर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बच्चों, फिर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये सिर्फ कोरेस्पॉन्डिंग होंगे। मैंने बीच में एंड लिखा, इक्वल टू नहीं लगा है, बात नोट करें आप ध्यान से। अगर लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस क्या है? पैरेलल, और लाइंस क्या है? पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, और लाइंस अगर पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। याद रखना, ये नहीं कि किसी भी डायग्राम में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आए और आप कह दो कि ये सर कोरेस्पॉन्डिंग है इसलिए इक्वल है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होंगे जब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। इसीलिए मैंने एक साथ दो डायग्राम बनाए हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए, एक का कोरेस्पॉन्डिंग 2 है, 3 का कोरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? 3 का कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये 4। तो 3 एंड 4 आर कोरेस्पॉन्डिंग, 3 एंड 4 आर कोरेस्पॉन्डिंग। इसके बाद आप मुझे बताइए, नीचे की तरफ चले जाइए आप, 5 का कोरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? 5 का कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6। तो 5 एंड 6। और 7 का कोरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? 8। 7 का कोरेस्पॉन्डिंग 7 एंड 8, यानी यहाँ पर कितने पेयर होगी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के? 4 पेयर हो जाएंगे। अगर यहाँ भी ये इनको लेके आए तो यहाँ पर ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन? 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8, ये इक्वल का सिंबल होगा इनके बीच में। तो ये आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का टॉपिक हो जाएगा। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल शायद समझ में आ गए होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट यहाँ वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? पेयर में इक्वल होंगे। 1 2 के इक्वल, यूं नहीं कि 1 इसके इक्वल हो जाए, नो, 1 किसके इक्वल होगा? 2। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग के केस में। ओके, आफ्टर दैट अल्टरनेट एंगल। अब आते हैं हम कि कहाँ पर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कि ये लाइन है, ये मार्कर मान लीजिए, एक आप स्टूडेंट को इधर बैठा देते हो इस मार्कर के इस तरफ, और दूसरा आप इस तरफ बैठाते हो, तो दीज आर अल्टरनेट। एक इधर तो एक इधर, दोनों अलग अलग साइड में, ठीक है, तो ये अल्टरनेट होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, आपने एक को 7 यहाँ बैठा दिया, 7 नंबर 7 पे बिठा दिया, तो दूसरे को आप बिठा रहे हो 4 पर। दूसरे को कहाँ बिठा रहे हो? 4 पर। देखो 7 उधर है और 4 इधर है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे बच्चों। ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट। 1 इधर है, 4 इधर है, ये भी अल्टरनेट है। 5 इधर है, 2 इधर है, ये भी अल्टरनेट है। 5 इधर है, 8 इधर है, 3 इधर है, 8 इधर है, 6 इधर है, 1 इधर है, 6 इधर है, ये सारे अल्टरनेट है। बट अल्टरनेट एंगल 2 टाइप के होते हैं। अल्टरनेट एंगल होता है, एक तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें 2 बातें ऐड हो गई है, एक तो अल्टरनेट भी और इंटीरियर भी। इंटीरियर समझाया था मैंने आपको, ये 2 लाइन है। अब इसमें ये इंटीरियर है चारों, यानी ये 4 अंदर है इन दोनों लाइन के, 5 7 2 4, ठीक है, यानी ये, और 1 3 6 8 ये एक्सटीरियर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने टाइप के होते हैं? एक तो अल्टरनेट 2 टाइप का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो सकता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो सकता है। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे, ये आपका मैं लिख रहा हूं यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिख रहा हूं। अब देखो 7 का अल्टरनेट कौन होगा? 4 होगा, क्योंकि 7 और 4 क्या, देखो एक उधर है एक इधर, अल्टरनेट भी और दोनों अंदर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसी तरह 5 का अल्टरनेट कौन होगा बच्चों? 5 एंड 5 का अल्टरनेट हो जाएगा 2, 5 का अल्टरनेट हो जाएगा 2, यानी 5 इधर और 2 इधर। अल्टरनेट है इंटीरियर, दोनों अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर। ये लाइन पैरेलल नहीं है, याद रखना। बट यही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ लेके आऊं, मान लो 3 इधर ले रहा हूं मैं, 5 इधर बोल रहा हूं, 7 इधर बोल रहा हूं, 4 इधर, 6 इधर और 8 इधर। अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसमें 5 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये इक्वल का साइन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एंड वर्ड यूज किया कि 5 का अल्टरनेट इंटीरियर 2 है, बट यहाँ 5 और 2 के बीच में इक्वल 2 का साइन, यहाँ मैंने बताया कि इक्वल होते हैं। इस केस में अगर ये 2 गिवन लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। इन दोनों में बार बार मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेंगे।
तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। अब ये 1 है, 1 एक्सटीरियर में है और इधर 6 एक्सटीरियर में है, तो 1 का आप बताइए मुझे 1 का अल्टरनेट कौन सा होगा? 6, क्योंकि 1 एक्सटीरियर में है और 6 भी एक्सटीरियर में है। तो इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो जाएंगे बच्चों। ये आप इसी तरह एक कॉलम बना लेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और 1 का क्या होगा? 1 and 6 और 3 and 8, 3 का 8 हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक और बचता है बच्चों कॉन्जिक्यूटिव एंगल। क्या बचता है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल। देखिए मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ इसको, कॉन्जिक्यूटिव एंगल को। जैसे अल्टरनेट है उसी का अपोजिट है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होते हैं, बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि ये 7 इधर है तो 2 भी इधर है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव एंगल की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव एंगल की बात करें तो 7 का कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा 2, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, 7 and 2। और 5 की बात करें तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव यानी लाइन के एक ही तरफ। और मैं यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव के साथ भी एक वर्ड और यूज कर लेता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये मैंने अंदर की बात कही है। ये और ये दोनों क्या है? अंदर भी है और एक तरफ भी है दोनों। एक तो होता है अल्टरनेट इधर और इधर, एक होता है कॉन्जिक्यूटिव एक तरफ दोनों। 7 और 2 कॉन्जिक्यूटिव, 5 और 4 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। और दोनों इंटीरियर में भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, तो ये हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। लिख लेंगे आप इससे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और यहाँ अगर हम कॉन्जिक्यूटिव को ले आए, इसके अंदर अगर लाइंस पैरेलल हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल लाइंस के केस में। अब 2 और 7 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, 2 और एंगल 7। तो यहाँ क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं होंगे, बट एक कंडीशन होगी, इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। और इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बजाय एक नाम और भी बोल देते हैं हम कई बार, को इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव बड़ा वर्ड है, इसलिए हम इसका सिर्फ को रख लेते हैं और उधर से इंटीरियर ले लेते हैं। को इंटीरियर एंगल भी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल देते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल। मेरी बात समझ में आई होगी। कॉन्जिक्यूटिव और इंटीरियर और एक्सटीरियर मैंने बता ही दिया, ये दोनों के बीच के इंटीरियर और बाहर के हैं वो एक्सटीरियर। तो याद रखें दोनों। ट्रांसवर्सल क्या होती है? 2 लाइन कोई भी गिवन है, वो पैरेलल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको एक लाइन 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ये ट्रांसवर्सल किसके लिए है? इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इसी तरह अगर लाइंस पैरेलल हो तो भी ट्रांसवर्सल होती है। पैरेलल के केस में कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, और ये वर्टिकल अपोजिट हो गए, और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बट को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में सम 2 और 7 का सम कितना आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। तो ये टॉपिक आज आपका है। मैं एक छोटी सी वर्कशीट भेजूंगा 8-10 क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन भी आप कीजिएगा। वो पिछले टॉपिक पर बेस्ड हो सकता है, इस पर भी हो सकता है बेस्ड। ये अच्छे से करें बेटा आप, क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे, ये वीडियो चाहे 3-3, 4-4 बार देखें आप, कल एक दिन गैप दे के हम वीडियो भेजते हैं, तो तब तक आप अच्छे से क्लियर करें बेटा इस टॉपिक को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।